हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा की थी। आज हम लोग संविधान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी थी। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद से 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसके बाद से पहली बार 1938 ईस्वी में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि भारत में जो संविधान का निर्माण होगा उसका निर्माण एक संविधान सभा करेगी। और इस संविधान सभा का गठन कैसे होगा, तो इस संविधान सभा का गठन भारतीय जनता स्वयं निर्वाचन के द्वारा करेगी। तो याद रखेंगे, संविधान सभा के बारे में तीन चीज हमने बता दिया। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा था, फिर 35 के कांग्रेस में, फिर 38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि भारत में जो संविधान का निर्माण होगा वो एक संविधान सभा करेगी। और उस संविधान सभा का गठन कैसे होगा उसके बारे में चर्चा इन्होंने किया था। जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात की थी, उसके बाद से 1939 में आपको पता है कि दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो जर्मनी ने अमेरिका और ब्रिटेन और तमाम उनके साथ लड़ने वाले देशों की हालत खराब कर दी थी। तब अमेरिका और अन्य देशों ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया कि जब तक आप भारत का समर्थन प्राप्त नहीं करेंगे तब तक द्वितीय विश्व युद्ध में जीतना हम लोग के बस की बात नहीं है। इस दबाव के कारण इंग्लैंड की सरकार ने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया। इसके तहत इंग्लैंड की सरकार ने भारत में कुल 4 प्रस्ताव भेजे। याद रखेंगे, कुल 4 प्रस्ताव भेजे। 1940 के अगस्त महीने में लिन-लिथगो प्रस्ताव, 1940 के अगस्त महीने में लिन-लिथगो प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स, 1945 में शिमला सम्मेलन और 1946 में कैबिनेट मिशन। यहां पर यह याद रखना है कि 1940, 1942 और 1945 में जितने भी प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए वो भारतीय राजनीतिज्ञों को पसंद नहीं आया। अंतिम रूप से भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत भारत में संविधान सभा के गठन की बात की। अब चलिए हम लोग संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो गठन नवंबर 1946 में हो गया था, लेकिन इसके लिए निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में ही हो गया था। इसका निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में ही हो गया था। चलिए अब हम बात करते हैं, ये कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के निर्माण की जब बात की गई थी तो उसकी क्या क्या विशेषता थी, ये हम देखेंगे। अब जुलाई अगस्त में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो नवंबर 1946 में गठन हुआ। तो इसकी विशेषता क्या थी कि इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। याद रखेंगे, इस नंबर को परीक्षा के लिए उपयोगी है कि कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसके अलावा बता दें कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत, यानी कि उस समय भारत में जो भी प्रांत थे उनसे 296 सीटें ली गई थी। इसके अलावा
93 सीटें देशी रियासतों के लिए आवंटित की जानी थी। मतलब कि 296 सीटें प्रांतों के लिए आवंटित की गई थी और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। मतलब कि कुल मिलाकर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित किया गया था। याद रखेंगे, यह भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित किया गया था। इसके अलावा एक और चीज आप लोग याद रखेंगे कि जो संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन के माध्यम से नहीं हुआ था। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष तरीके से नहीं हुआ था, यह अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। मतलब कि प्रांतों की जो विधान सभाएं थी उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चयन किया गया था। यह टर्म याद रखिएगा, यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। यहां पर एक जानकारी और काफी ज्यादा प्रमुख है कि जैसे कि राज्यों में यानी कि राजवाड़ों में किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया गया था, तो सीधा सा याद रखना है कि राजवाड़ों के राजाओं ने संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजा था। तो हमने आपको ये बता दिया कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ। एक तो हमने बता दिया कि प्रांतों में प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। दूसरा हमने ये बता दिया कि राजवाड़ों में राजाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों की निर्वाचन की गई। तो उस परिस्थिति में हम अब ऐसा कह सकते हैं कि भारत का संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आंशिक रूप से चुनी हुई का मतलब यह हो गया कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। इसके अलावा नामांकित थी मतलब राजाओं के द्वारा अपने राज्य से लोगों को नॉमिनेट किया गया था। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 के महीने में हुआ था। उस निर्वाचन में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली थी। देशी राजवाड़ों के लिए जो 93 सीटें दी गई थी वो सीटें भी भर नहीं पाई क्योंकि देशी रियासतों ने भारत के संविधान सभा से अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया था। चलिए अब भारत के संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा कर लें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए थे और नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हो गया और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग को संविधान सभा के चुनाव में काफी कम सीटें प्राप्त हुई थी। तो उसको लगता था कि उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग को जब कम सीटें मिली है तो उस परिस्थिति में जो भी नियम कानून या संविधान बनेगा उसमें मुस्लिम लीग के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। बैठक हुई तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, चूंकि भारत के सबसे संविधान सभा में सबसे सीनियर व्यक्ति यही थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, याद रखेंगे। उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो गए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, जैसे कि वीटी कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष थे, इसके अलावा एचसी मुखर्जी। तो कुल मिलाकर सभा के
एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष थे। इन दोनों व्यक्तियों का नाम भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा तो भारत के संविधान सभा पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, थोड़ा सा एक नजर में इसको भी हम लोग देख लें। इस अधिनियम ने संविधान सभा को भारत के पहले संसद के रूप में बदल दिया। याद रखिएगा कि भारत का जो पहला संसद है वो यही संविधान सभा था। भारत के पहले संसद का चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि इसी संविधान सभा को भारत के पहले संसद के रूप में बदल दिया गया। जब संविधान सभा को पहले संसद के रूप में बदल गया, इसका मतलब ये संविधान सभा है वो भारत में विधायिका के रूप में कार्य करने लगेगी। तो उस परिस्थिति में याद रखना है कि संविधान सभा के अब दो कार्य हो गए। पहला कार्य यह हो गया कि संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य भारत के लिए नियम कानून बनाना। तो यहां पर यह भी याद आप रखेंगे कि जब भी संविधान सभा की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जबकि विधायिका की जब बैठक होती थी यानी कि संसद के रूप में जब बैठक होती थी तो जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। तो याद रखेंगे, जीवी मावलंकर का भी नाम याद रखेंगे, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। 1949 ईस्वी तक, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान सभा इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। अभी तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के अलग हो जाने से संख्या 389 से 299 तक आ गई। याद रखेंगे, अब संविधान सभा की संख्या जो पहले 389 थी अब 299 तक आ गई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारतीय प्रांतों के लिए अब 296 की जगह 229 और देशी रियासतों के लिए 93 से 70 कर दी गई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अन्य कार्य में सबसे पहले ये 1949 ईस्वी में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया और संविधान सभा के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इतने सारे कार्य संविधान सभा के द्वारा किए गए, आप सभी इसको याद रखेंगे। कुछ और चीज देख लें कि संविधान सभा को संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। याद रखेंगे ये समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और भारत के संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था और इसके प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक विचार हुआ। इसके अलावा लगभग संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपए खर्च किए गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 1951-52 में जब तक आम चुनाव नहीं हो गए तब तक भारत में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, या सभी लोग याद कर लेंगे। चलिए अब संविधान सभा के विभिन्न समितियों के बारे में हम लोग पढ़ लें और कुछ बड़ी बड़ी समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में जानना जरूरी है, जो परीक्षा में पूछता है। जैसे कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू,
संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। याद रखेंगे कि प्रांत से संबंधित जो समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एक और चीज याद रखेंगे, प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ छोटी समितियां भी थी, उनका नाम भी हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। एक सबसे फेमस समिति प्रारूप समिति के बारे में भी हम लोग पढ़ लें। प्रारूप समिति के बारे में आपको बता दें कि संविधान सभा के सभी समितियों में यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि नए संविधान का प्रारूप कैसा हो, यह समिति ही डिसाइड करने वाली थी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनके नाम निम्नलिखित है, जैसे कि बी.आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो याद रखेंगे, एन. माधवराव, टी. कृष्णामचारी। भारत के संविधान का पहला प्रारूप बन के जल्दी ही तैयार हो गया और फरवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया। प्रारूप का मतलब हो गया कि संविधान का रफ मोटा मोटी तैयार कर दिया गया और रफ तैयार करके आम जनता के बीच में उसको प्रकाशित कर दिया गया और आम जनता से तरह तरह के सुझाव और शिकायत प्राप्त किए गए। इस प्रकार से कुल 3 बार प्रारूप प्रकाशन हुआ और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें प्रस्तावना का हिस्सा था। इसके अलावा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये नंबर भी आप लोग याद रखें। याद रखेंगे कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया। मतलब कि प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने के बाद अंतिम रूप से इसको जोड़ा गया। इसके अलावा हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में बता दें कि इन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नागरिकता, चुनाव और तदर्थ संसद से संबंधित जितने भी नियम थे वो लागू हो गए और जो शेष बचे हुए थे संविधान के वो सभी शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पे एक सवाल मन में उठेगा छात्रों के कि सर, जब 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान को जब पास कर दिया गया था तो फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों संविधान को लागू किया गया? तो इसके पीछे सीधा सा जवाब यह है कि इसी दिन यानी कि 26 जनवरी को ही यानी 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस चूंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, इसीलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही अंतिम रूप से पारित किया गया ताकि
इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व बना रहे। संविधान सभा की बहुत सारी आलोचना भी की जाती है, थोड़ा बहुत वो भी देख लें। जैसे कि कई लोगों का ये कहना है कि चूंकि वयस्क मताधिकार के माध्यम से इसका चुनाव नहीं हुआ था। आपको पता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्माण प्रांतीय विधान सभा के द्वारा किया गया था। आम जनता ने इसके लिए वोट नहीं दिया था, इसीलिए इसका शिकायत भी इसी आधार पर किया जाता है कि चूंकि आम जनता के द्वारा इसका चयन हुआ नहीं है, तो फिर ये वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना में एक है कि संप्रभुता का अभाव है, यानी कि भारत में जो संविधान बना है वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पे बना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी याद रखेंगे कि संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। और सर बी.एन. राव, याद रखिएगा, सर बी.एन. राव का नाम याद रखिएगा, इनको संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बहुत सारा ऐसा परीक्षा है जिसमें यह सवाल पूछ चुका है, तो बी.एन. राव का नाम आप सभी याद रखेंगे। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, इनका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को अपनी हाथों से लिखा था। मूल संविधान में यह भी चीज याद रखेंगे कि मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए संविधान का जब अनुवाद हुआ और अनुवाद में अगर अर्थ निकालने में कोई परेशानी होगी तो राष्ट्रपति इसकी जांच कराएंगे। याद रखा जाएगा कि जब भी संविधान के अनुवाद से संबंधित विवाद होगा तो राष्ट्रपति इसकी जांच कराएंगे और वही निर्णय कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।